सर इसमें 12th के मार्क्स काउंट होंगे? नहीं, इसमें कोई 12th का मार्क्स आपका काउंट नहीं होगा, ठीक है। 12th का मार्क्स इसमें काउंट नहीं होगा। क्लियर है? ओके सर। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। आज थोड़ा देखो इंट्रोडक्शन क्लास है, मैं पढ़ाऊंगा, आज मैं कुछ पढ़ाऊंगा डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीजें पहले दिखाता हूँ, फिर मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, मैं आपको इंट्रोडक्शन कैसे पढ़ना है, प्रिपरेशन करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को थोड़ा सा देख लो। ये तुम्हारा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ये तुम्हारा ये है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, तो ये वाला नहीं है। एक मिनट में आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिखाता हूँ। हाँ हाँ, देखो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सारा चीज है, ठीक है। इसमें आपका लाइक करियर मार्क काउंट नहीं होगा, क्लियर है। ये पूरा एंट्रेंस है, ठीक है। ये पूरा एंट्रेंस बेस्ड है। इसमें बेनिफिट्स ये है कि आप 50% से ज्यादा हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यहाँ पे वो आपका मैटर नहीं करता, ठीक है। आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, मीडियम एग्जामिनेशन, ये सब देख सकते हो। यहाँ पे आपका ये सब पेपर्स है, ये सब मैंने ऑलरेडी बता दिया है, किसमें कितना मार्क्स है, ये सब आप जानते हो ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट 2 लेना है, ये जानते हो। 26 डोमेन में जब 3 लेना है, जानते हो, ठीक है। एनी 3 ले सकते हो, ये जानते हो। उसका देखो एलिजिबिलिटी देखो, देयर इज नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। कोई एज लिमिट नहीं है, मतलब आप कोई भी एज से, मतलब कोई भी आपका एज है, बस आप 12th कंप्लीट किए हो तो आप दे सकते हो। जो आरआई में एज रहता था, क्या होता था आरआई में कि आप जो है 2020 पास आउट वाले अप्लाई नहीं कर सकते थे, सिर्फ 2 साल का गैप रहता था। 2021, 2022, 2023 वाले अप्लाई कर सकते थे, मतलब 3 साल के कॉन्जिक्यूटिव वाले आरआई में अप्लाई कर सकते थे। 2020 वाले इस साल नहीं कर सकते थे। तो ये चीज यहाँ पे नहीं है एनसीईटी में, क्योंकि इसमें पूरा देश भर के बच्चे हर एक स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पूरा नेशनल लेवल। तो इसमें एज लिमिट कोई नहीं रखा है, सबसे अच्छा चीज है, ठीक है। अच्छा चीज है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपका परसेंटेज, अब आप 12th के फाइनल एग्जाम दे चुके हो या लाइक अपियर कर रहे हो, तो हो सकता है इंटरमीडिएट या 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी, इस तरह का कुछ कुछ है। हम तो सीधा 12th क्लास बोलेंगे। हायर ये वोकेशनल एजुकेशन वगैरह होता है ना, वो सब भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। ईयर ऑफ अपियरेंस कुछ है यहाँ पे, तो फॉर द ईयर ऑफ फॉर ईयर ऑफ अपियरेंस इन क्लास 12 इक्विवेलेंट एग्जाम रिलेवेंट कंडीशन ऑफ, ये सब आपका रहेगा। मतलब आपको एलिजिबिलिटी इन आरआई या आईआईटी एनआईटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन मैं अभी तक जो देखा हूँ सबका सेम है, ठीक है। कितना सीट से आपको पता है, यहाँ पे कोई कैरियर मार्किंग नहीं है, दिस इज प्योरली एंट्रेंस। ये भी चीज आपका मतलब 1 मिनट, ये प्योरली एंट्रेंस है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है आपका कि आपको इतना परसेंटेज चाहिए। बस एक चीज यहाँ पे आप देख लो, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज देख लो, एक चीज देख लो यहाँ पे, यूनिवर्सिटी में जाके आप देख सकते हो, कोई भी यूनिवर्सिटी। फॉर एग्जांपल आप आरआई अजमेर को निकालते हैं, ठीक है, आरआई अजमेर, आरआई भोपाल ये वाला है, आरआई भोपाल को देखते हैं। यहाँ पे जैसे नीचे जाके देखते हो तो आपको 10+2 में या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में 50% से ज्यादा मार्क्स आपका होना चाहिए। यहाँ पे एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, फर्क नहीं पड़ता, 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है। और अगर आप लाइक इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पूरा अच्छी तरह से देखते हो तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। सारा डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। देखो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे है, उसके बाद तुम्हारा एलिजिबिलिटी है, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, ये सब चीजें हम एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। जो जो चीज मैं कवर कर चुका हूँ वो मैं स्किप करता हूँ, जैसे कि मैं ये सब कवर कर चुका हूँ, ई वगैरह कवर कर चुका हूँ, ठीक है। ये सब मैं कवर कर चुका हूँ कि 12th क्लास का ही आएगा डोमेन सब्जेक्ट्स के, ठीक है। एंड रजिस्ट्रेशन वगैरह तो आपको मैं आज वीडियो बना लिया हूँ, ठीक है। आप उसको देख के फॉर्म फिलअप करना, ठीक है। कोई भी डाउट है तो फिर भी पूछना आप लोग। उसके बाद तुम्हारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सर आपके वो कोर्स के बारे में थोड़ा बताइए ना, जो आपने वो लॉन्च किया है, ध्रुवा बैच और सुपर 50 ऐसा। नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। हम बात करेंगे थोड़ा सा उसके बारे में, थोड़ा वेट करो, ठीक है। हम एक चीज कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसके बारे बात करते हैं, फिर मैं वो बता दूंगा आपको, ठीक है। देखो ये सब तुम जानते हो कि 33 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में से 2 लेना है, 26 डोमेन, ये सब जानते हो। किसमें कितना मार्क्स आता है ये सब तुम जानते हो। एक मिनट, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ईयर ऑफ अपेयरेंस हो गया, एक एलिजिबिलिटी रूल होगा। हाँ रिजर्वेशन देख लो, रिजर्वेशन जो जो जनरल जो ईडब्ल्यूएस जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है ना, वो अपना न्यू कास्ट सर्टिफिकेट बना लेना है। 1 अप्रैल 2022 के बाद वाला होना चाहिए, ठीक है।
ये बना लो, अभी बना लो, मैं सबको अभी लाइव क्लास में बोल रहा हूँ। जो ओबीसी एनसीएल वाले हैं वो जनरल में क्या सर्टिफिकेट बनता है? ईडब्ल्यूएस जनरल नहीं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, मतलब जनरल में से जो ईडब्ल्यूएस आते हैं, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले जो हैं, ठीक है, ये रिजर्व कैटेगरी है, यहाँ 10% रिजर्वेशन मिलता है। तो ये 10% रिजर्वेशन को क्लेम करने के लिए आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा 1 अप्रैल 2022 का बाद, मतलब अभी से बना लो, अभी बना लो, जिनका नहीं है या इससे पहले वाला है अभी बना लो, जिनका बना हुआ है नहीं चाहिए। और आपने नीट वगैरह या सीवीटी भरा होगा तो आपके पास शायद होगा। ओबीसी एनसीएल के लिए भी सेम है, 1 अप्रैल 2022 का बाद होना चाहिए। एससी एसटी के केस में आपको लाइक कुछ आई थिंक ऐसा कुछ यहाँ ये नहीं है, जब का भी होगा वो चल जाता है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी वालों को भी बनाना, उनका भी आई थिंक चलता है। कोई होगा पीडब्ल्यूडी तो मुझे बोलना, मैं बता दूंगा, ठीक है। बाकी और क्या क्या चीज है यहाँ पे, चॉइस ऑफ सिटी वगैरह तो आप 2 सिटी दिया है वो जानते हो आप। ये एडमिट कार्ड के बारे में अभी नहीं बात करेंगे। हाँ, एग्जाम 2 शिफ्ट में होगा, ठीक है, एक 9 से 12, 3 घंटे का पेपर है, मतलब 2 शिफ्ट, टोटल जो 7 सब्जेक्ट्स है ना वो 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा या मल्टीपल शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये कितना लेंथ होगा ये सब तो एक बार फिर से बात करेंगे हम लोग, कौन सा पेपर का कितना तुम्हारा टाइम रहेगा। बाकी क्या क्या यहाँ पे डिटेल्स आपको फिलअप करने हैं ये सब तुम्हारा यहाँ पे दिया हुआ है इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, इसको अच्छे से देखना चाहिए एक बार, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन अबाउट एग्जामिनेशन भी दिया हुआ है, ये भी आप लोग देख लेना, ठीक है, क्या क्या लेके जाना है वगैरह वगैरह सब लिखा हुआ है, ओके। एंड मार्किंग स्कीम, देखो मार्किंग स्कीम भी एक बार देख लो। टोटल 160 क्वेश्चन है, यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलर्ट रहो, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, ये सुन लो, ओके। यस सर। 160 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को करेक्ट करने से कितना मार्क्स मिलेगा? 4 मार्क मिलेगा। अब बताओ 160 into 4 कितना होता है? 640। 640, ठीक है। तो टोटल मार्क्स कितना है इसका? 640, ओके। अगर तुम एक क्वेश्चन को माइनस करते हो तो उसमें आपका -1 माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 1/4 माइनस होगा। आरआई जैसा ही सिस्टम है तुम्हारा, ठीक है। 1/4 वहां पे माइनस होता है, यहाँ पे भी 1/4 आपका माइनस होगा। क्लियर है? कोई क्वेश्चन अटेंड नहीं करोगे तो उसमें 0 मिलेगा, ठीक है। If more than one option is found to be correct, then 4 marks will be answered to only those who have marked any correct option। देखो ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करना है, ठीक है। ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कभी लगता है कि 2 से भी ज्यादा, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है, कहीं पे आपको लगता है इस एग्जाम में कि एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है, तो उनमें से कोई भी ऑप्शन को आप टिक करते हो तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि थोड़ा डाउट है, 2 ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं, हाँ, लेकिन उसमें सही होना चाहिए, एक्चुअल में सही होना चाहिए। एक्चुअल में 2 ऑप्शन अगर सही है तो उसमें आपको कोई भी ऑप्शन को चूज करते हो तो 4 मार्क मिलेगा। तो इनके इस केस में जो नहीं चूज करेगा उसको 0 मिलेगा, लेकिन जो एक भी ऑप्शन चूज किया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन में, तो कोई भी ऑप्शन चूज करते हो तो वहां पे आपको 4 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। ओके, एनी करेक्ट ऑप्शन, एनी करेक्ट ऑप्शन, जो भी करेक्ट है उसमें से कोई एक को चूज करते हो आपको 4 मार्क मिल जाएगा, नहीं करोगे तो 0 मिलेगा। तो इसको भी एक ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। If all options are found correct, then 4 marks will be awarded to all those candidates who have attempted the question। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, समझ रहे हो ना। अगर मतलब चारों के चारों ऑप्शन सही हैं, आप जिसको छोड़ देते हो, लीव कर देते हो, आप ये समझ के कि मतलब क्वेश्चन ही गलत है शायद, तो उस केस में आपको 0 मिलेगा। लेकिन फिर भी एक ऑप्शन को टिक कर लेते हो तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, 4 मार्क्स। ये समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। ये वाला फिर से समझाइए, समझ नहीं आया। ये चीज ये ऐसा है कि मतलब अगर तुमको ऐसा कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है जहां पे चारों के चारों ऑप्शन उस क्वेश्चन के सेम मतलब करेक्ट हैं, चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट हैं, कोई टेक्निकली मिस्टेक की वजह से 4 के 4 ऑप्शन करेक्ट दे दिए हैं, एंड तुम उस क्वेश्चन को अगर लीव करते हो तो उसमें आपको 0 मिलेगा। लेकिन कोई भी 4 में से 4 ABCD ऑप्शन जो है उसमें से कोई भी एक ऑप्शन को टिक करते हो, ए को करो, बी को करो, सी को करो, डी, किसी को भी टिक करते हो तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर है? ये सुनो, तो जब भी आप लाइक कंफ्यूजन में रहते हो कि आपको लगता है कि दोनों बिल्कुल सही है या 4 के 4 सही है, उस केस में क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। एक क्वेश्चन का रिस्क आपको लेना है उस केस में, उस तरह का केस में जब आपको लगता है कि दोनों सही है, बिल्कुल गलत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, उस केस में आपको एक चूज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, टीचिंग एप्टीट्यूड के केस में देखना मोस्ट प्रिफर्ड ऑप्शन को चूज करना होता है, तो उस केस में भी लाइक आपका एक क्वेश्चन तो RIC के एग्जाम में वैसा था, उसमें 2 ऑप्शन सही लग रहे थे, ठीक है। तो उस तरह का है यहाँ पे।
चूज करना पड़ेगा उस केस में मार्क्स लेने के लिए। नेक्स्ट तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, इफ नॉन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड करेक्ट एंड क्वेश्चन इज फाउंड टू बी रॉन्ग और ए क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड, अगर उनके तरफ से कोई क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो रीजनिंग में क्या है, कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड है या उसका कोई करेक्ट आंसर नहीं है या इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, तो उस केस में सबको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ऑल दोस हु हैव अटेम्प्टेड द ड्रॉप्ड क्वेश्चन विल बी गिवन मार्क्स। मतलब कोई भी उसको जो अटेम्प्ट किया होगा, मतलब इन देखो इस तरह का केसेस में एक आपको देखने के लिए मिल रहा है, अगर आपने गलत भी किया है यानी उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया है तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन नहीं अटेंड करने से मार्क्स नहीं मिलेगा। ये थोड़ा सा मतलब यहाँ पे क्लियरली बताया जा रहा है। ऑल दोज कैंडिडेट हु हैव अटेम्प्टेड द ड्रॉप क्वेश्चन विल बी गिवन 4 मार्क्स। तो अटेम्प्ट करना चाहिए इस तरह का जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है या इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है या मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट वाला क्वेश्चन है, उसको अटेंड करना चाहिए, मार्क्स मिल जाए। ठीक है, उसके बाद देखो आपको जो ये जो 640 मार्क्स से आपको जितना मार्क्स मिलता है उस मार्क्स से आपको आप कोई भी यूनिवर्सिटी में एनी कैंडिडेट, ओके, any university can admit any candidate and a candidate also take admission in any university। आप चाहो तो किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, यूनिवर्सिटी चाहे तो किसी भी कैंडिडेट को एडमिशन दे सकता है। ठीक है, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो एनटीए का स्कोर ये सब तो मतलब मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होगा तो आपका परसेंटाइल स्कोर निकलेगा। ठीक है, परसेंटाइल स्कोर निकलेगा यहाँ पे एंड कोई रीवैल्यूएशन रीचेकिंग वगैरह नहीं होगा इसमें। और क्या है तुम्हारा, एडमिशन जो होगा वो आईआईटी, एनआईटी, आरआई, गवर्नमेंट कॉलेजेस ये सब तुम्हारा लाइक करेंगे। एंड बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर फी कैसा रहेगा, तो फी स्ट्रक्चर जो तुम्हारा इनके अकॉर्डिंग रहेगा। आरआई वाला अपना फी स्ट्रक्चर जारी करेगा, आईआईटी वाला अपना फी स्ट्रक्चर जारी करेगा, गवर्नमेंट कॉलेज अपना फी स्ट्रक्चर जारी करेगा, एनआईटी अपना। तो आईआईटी एनआईटी का फी थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आरआई। ठीक है, मुझे जितना पता है, शायद मतलब मैं गलत हो तो बताना, मुझे जितना पता है मेरे एक दोस्त ने बताया था ये चीज जो आईआईटी में पढ़ता था, उसने मुझे बताया था कि आईआईटी का फी थोड़ा ज्यादा हाई होता है। ठीक है, तो अगर आप आईआईटी में पढ़ते हो या एनआईटी में पढ़ते हो तो हो सकता है आपको आरआई से ज्यादा फी देना पड़े। ठीक है, ये फी स्ट्रक्चर सबका अलग है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ये फ्री है क्या, तो फ्री बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो देयर विल बी ए फी। ठीक है, आपको फी देना पड़ेगा एंड वो फी स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, वेरीज करता है। ठीक है, अलग अलग फी रहता है। क्लियर है। आईआईटी में भी बीएससी बीएड बीए बीएड होगा? बीए बीएड तो फिलहाल के लिए नहीं है आईआईटी में, बीएससी बीएड है। देखो आईआईटी में कुछ कुछ सब्जेक्ट्स आर्ट्स के ऐड हुए हैं, लाइक साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, आपका इंग्लिश तो है ही एंड इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी, इस तरह से। लेकिन यहाँ ये मेन सब्जेक्ट ऐड नहीं किए अभी तक, जो है तुम्हारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस। जब तक ये सब्जेक्ट्स आईआईटी में इंट्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है, तब तक तुम्हारा आईआईटी में बीए बीएड स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होगा, उसके लिए प्रोफेसर्स को चुने जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर्स को, फिर उसके बाद जो है तुम्हारा आईआईटी में भी बीए बीएड होगा। फिलहाल आईआईटी एनआईटी में सिर्फ बीएससी बीएड है, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट आईआईटी में है, आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं है। क्लियर है। सर हाँ। मान लीजिए कि अगर हम इस एग्जाम्स को देते हैं और अगर हम बीए बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर मतलब कैसे हम लोग कर सकते हैं? सिर्फ आरआई में होगा ना एडमिशन? आरआई में होगा, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वहां पे होगा, आईआईटी एनआईटी में नहीं होगा। अगर आप बीए बीएड, देखो यहाँ पे एक चीज क्लियरली बोला है ना, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपको साइंस होना चाहिए, बीएससी बीएड करना चाहिए करने के लिए। ठीक है, तो आपका अगर साइंस नहीं है तो आप साइंस नहीं पढ़ सकते, वो तो बेसिक गवर्नमेंट का मतलब यूनिवर्सिटी का रूल होता है। तो आप साइंस से आर्ट्स में तो जा सकते हो, लेकिन आप आर्ट्स से साइंस में नहीं जा सकते। ठीक है, आर्ट्स से साइंस में नहीं जा सकते, सिंपल चीज है। ठीक है, तो अगर आपने मान के चलो आईआईटी में अप्लाई नहीं भी किया हुआ है, तो भी अगर आपका मार्क्स अच्छा होता है तो आप आईआईटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो एनसीईटी ने स्पेशल यहाँ पे दिया हुआ है, स्पेशली इसने दिया हुआ है। ठीक है, एनसीईटी का तुम होम पेज में जाना, रजिस्टर पे क्लिक करना, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है साफ साफ। ये 2 पॉइंट को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, आप फॉर्म भरो या ना भरो, चाहो तो एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, यस सर, ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए मेरे एक बारी पेरेंट्स को आपसे बात करनी है, तो आपसे कब बात कर सकते हैं? कल सुबह बात करेंगे, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा। ठीक है, यस सर, प्लीज बता दो सर, मैंने आपको मैसेज कर रखा है बट एक बार और कर दूंगी। ओके ठीक है, आप जिन जिन लोगों को बात करना है मुझे कल 11 ओ क्लॉक कॉल करना। ठीक है, सुबह 11 बजे। थैंक यू सर। हाँ, सुबह 11 बजे कॉल करना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके,
जिन जिन लोगों को भी कॉल करना है, मैं 11 से 12 बजे के बीच में थोड़ा फ्री रहूंगा, बाकी टाइम थोड़ा बिजी रहूंगा, तो उस टाइम में कॉल कर सकते हो। ओके। एंड हम सुबह हो सकता है तो जो 2 ईयर बीएड का मुझे क्लास लेना है, तो इसीलिए मैं बिजी रहूंगा। 11 o'clock को आप कॉल कर सकते हो। देखो मैं ये बोल रहा था यूनिवर्सिटी, तो आपको वो भी लेना है ना, मतलब कि मार्क्स का जो लेवल 1 का जो आपने आपको बोला था। करना है, तो इसीलिए मैं कुछ टाइम 9 से 11 बजे 2 घंटा में बिजी रहूंगा, 11 बजे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज है, बाकी यस। कंपटीशन होगा सर, बीएससी बीएड और बीए बीएड के लिए अलग अलग और एक ही होगा? नहीं, ये कंपटीशन बिल्कुल सेम है सबके लिए, ठीक है। देखो क्योंकि आपका जो पैटर्न है, ठीक है, मैं यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहा था, आपका पैटर्न जो है बिल्कुल सेम है सबके लिए, ठीक है। आर्ट्स हो या साइंस हो, आप कोई भी मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए कोई 3 डोमेन सब्जेक्ट को लेके चूज कर सकते हो। तो तुम्हारा एक ही लाइक मार्कशीट निकलेगा, ठीक है। मतलब तुम्हारा जो रैंक कार्ड वगैरह होता है, जो भी तुम्हारा लाइक मार्कशीट निकलेगा, वो पूरा एक निकलेगा, मतलब सबका एक ही हिसाब से टोटल मार्क्स रहेगा। फिर उस टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो जो आर्ट्स के कैंडिडेट हो जाएंगे, ठीक है, जो साइंस के कैंडिडेट फॉर एग्जांपल है, ठीक है, वो साइंस के जितने भी कैंडिडेट होते हैं मतलब होंगे, वो सारे कैंडिडेट जितने भी लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी है साइंस के लिए, वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएंगे। मान के चलो 100 है फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो, ठीक है। आईआईटीज में जाने के लिए फॉर एग्जाम्पल 95 कट ऑफ रखा जाता है, ठीक है। मान के चलो, मैं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो बता रहा हूँ। मान के चलो 100 परसेंटाइल में निकलेगा आपका मार्क्स, ठीक है। तो मान के चलो 95 परसेंटाइल फिक्स किया जाता है आईआईटीज के लिए। तो जिन भी कैंडिडेट का 95 परसेंटाइल से ज्यादा होगा, वो ऑटोमेटिकली आईआईटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। जिन कैंडिडेट का मार्क फॉर एग्जांपल 90% है, मान के चलो 90% आरआई के लिए फिक्स किया जाता है, ठीक है। आरआई के लिए 90% फिक्स किया जाता है फॉर एग्जाम्पल, आरआई के लिए सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। मान के चलो आरआई के लिए 90% फिक्स किया जाता है, तो जितने भी कैंडिडेट 90 परसेंटाइल से ऊपर होंगे, उन सब सारे कैंडिडेट अभी एलिजिबल हो जाएंगे आरआई में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। बाकी उसके बाद हो गया तुम्हारा मान के चलो आर्ट्स, जिन कैंडिडेट ने आर्ट्स लिया हुआ है, अभी परसेंटाइल तो सबका एक ही साथ निकलेगा। तो जिन कैंडिडेट का सिर्फ आर्ट्स है, वो क्या करेंगे, बीए बीएड के लिए ही खाली एलिजिबल है, ठीक है। उनका भी उस हिसाब से तुम्हारा एक परसेंटाइल कट ऑफ रहेगा, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा एडमिशन होगा। समझे कि नहीं समझे? ये सुन लो। यस सर। क्या हम बोथ बीएड एंड बीएससी बीएड अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, आप अप्लाई कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बीए बीएड बीएससी बीएड दोनों अप्लाई कर सकते हो। एंड यहाँ पे ये भी बोल दिया है कि ऐसा इसीलिए बोला है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ना नहीं जान पाएंगे, पहली बार एग्जाम है ना, तो इसलिए उन्होंने नोट में ही बोल दिया है कि जो चाहे मतलब अप्लाई करे या ना करे, आप चाहो तो एडमिशन ले सकते हो, यूनिवर्सिटी भी आपको एडमिशन दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर? तो एक तुम्हारा रूल है परसेंटाइल कन्वर्जन रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग तुम्हारा परसेंटेज स्कोर निकलता है। ये बाद में कभी हम एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में। तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा यस सर वो बोलो। जो आपने बोला था कि कोई भी डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हैं, सर अगर हमें पीसीएम पढ़ना होगा तो हम शायद केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिकल एजुकेशन ले लिए। सर हाँ। कोई एडमिशन टाइम कोई प्रॉब्लम हो गया क्या? देखो एज पर द लाइक प्रूफ के साथ मतलब बात करता हूँ मैं, मुझे जो दिख रहा है ऑफिशियली, मैं उसके साथ बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो तुम आईआईटी में एडमिशन, आरआई में एडमिशन लेना चाहते हो, या आईआईटी को देख लेते, कोई एक आईआईटी को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे उस आईआईटी में जाने के लिए, एक मिनट, हाँ देखो आईआईटी भुवनेश्वर फॉर एग्जाम्पल, किसी को आईआईटी भुवनेश्वर में जाना है। अब देखो यहाँ पे जाने के लिए ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि आपको यहाँ पे सिर्फ बीएससी बीएड का कोर्स मिलेगा। क्लियर है ये चीज? ये सुनो, यस सर, यस सर, क्लियरली दिख रहा है आपको? यहाँ पे यस सिर्फ आपको क्या है, बीएससी बीएड कोर्स मिलेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, क्या आप ले सकते हो टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल टेस्ट 2 लैंग्वेज एंड एनी 3 डोमेन सब्जेक्ट्स, एनी 3 लिखा है, एनी 3 डोमेन सब्जेक्ट। आपका 50 से ज्यादा मार्क्स होना चाहिए, इतना यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट नोट में क्या लिखा है, द एप्लीकेंट्स एंड एंश्योर दैट दे हैव रेड एंड अंडरस्टूड, ये सब लिखा है। एनटीए विल नॉट बी अंडर एनी सर्कमस्टेंस हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्शन। Applicants shall ensure the select language, domain specific subject, general test as per the respective university program. You are requested to visit respective university website and confirm the eligibility criteria and other details. ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज बोल रहा है कि आप ऐसा ले सकते हो एनटी के वेबसाइट में, लेकिन यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि अगर इस तरह का कभी दिक्कत होगा तो एनटी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। तो एनटी का वेबसाइट में हम लोग देखेंगे तो हमको क्या पता चलता है कि हम जो है कोई भी 3 सब्जेक्ट लेने से चलेगा।
अब यहाँ पे अगर आईआईटी के वेबसाइट में ऐसा कुछ दिया होगा कि एनसीटी के लिए हमारा क्या रूल रेगुलेशन, तभी हमको पता चलेगा। लेकिन अगर यहाँ आईआईटी के वेबसाइट में ऐसा कोई चीज नहीं दिया होगा तो वो लोग कैंडिडेट क्या करेगा? कैंडिडेट तो एनसीटी के वेबसाइट में जाएगा। ये सुन लो, तो बात ये है कि एज पर द डेटा अवेलेबल इन द एनसीटी वेबसाइट देयर इज नथिंग मेंशन दैट आपको आईआईटी में जाना है तो पीसीएम ही लेना चाहिए या सीबीजेड लेना चाहिए, मतलब पीसीबी लेना चाहिए, ऐसा मेंशन नहीं है। तो मैं उस फैक्ट के आधारित मैं आपको बोल रहा हूँ। मान के चलो ऐसा होता है कि तुमको यहाँ पे आईआईटी वाला कोई नोटिफिकेशन जारी करता है कि आपको ये 3 सब्जेक्ट लेने चाहिए, ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं बताओ? जो फैक्ट हमने देखा हमने आपको उसके अकॉर्डिंग गाइड किया। ये सुन लो, अगर ये कहीं पे इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं देगा तो मैं कहाँ से आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ, है कि नहीं? मतलब आप तो लाइक मैं बिलीव करता हूँ, कोई मुझे पूछे या ना पूछे कि सर प्रूफ दिखाओ, मैं प्रूफ दिखाता हूँ, क्योंकि मैं अपना मतलब जो भी बात बोल रहे हैं उसमें कुछ 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 लाइक फैक्ट्स के आधार पे हमको बोलना चाहिए, हमेशा कुछ प्रूफ रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जितने भी एडमिशन यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे सामने, बीटेक प्रोग्राम, डुअल डिग्री प्रोग्राम, ठीक है, जो 5 इयर्स वाला होता है, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं दिया हुआ है, कोई भी कोर्स नहीं है। तो अब एक कैंडिडेट को अगर एडमिशन लेना होगा तो क्या कर सकते हैं? ठीक है, उसको तो कहीं पे कोई प्रूफ नहीं मिलेगा ना। अब प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे? प्रूफ के लिए हमारे पास एक एक चीज है, आप सब कर सकते हो, मैं आप सबको बोल दे रहा हूँ, ठीक है। मैं ये जो क्लिप है मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा सबके लिए, कि आपको क्या करना है। यहाँ पे आईआईटी का जो कॉन्टैक्ट ऑस वाला होगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट ऑस वाला यहाँ पे होगा, जिसमें उनका ये कॉन्टैक्ट या ईमेल जहाँ पे होगा register.office@iitbbs.ac.in, ठीक है, या जो भी है यहाँ पे ये एक और ईमेल है, आई थिंक यहाँ पे देखते हैं ये ईमेल, यहाँ पे एडमिशन के रिलेटेड जो ईमेल है, अच्छा ये नहीं है। तो मतलब यहाँ पे तुम कांटेक्ट कर सकते हो, रजिस्ट्रार के पास कांटेक्ट कर सकते हो, इसमें ईमेल कर सकते हैं कि आई वांट टू टेक एडमिशन इन आईआईटी भुवनेश्वर थ्रू एनसीईटी आईटीपी कोर्स, सो व्हिच डोमेन सब्जेक्ट्स आई शुड चूज टू गेट एडमिशन इन आईआईटी भुवनेश्वर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। देखो हमारे पास 19 जुलाई तक टाइम है, कोई हड़बड़ी नहीं है। अभी भी अगर हम लोग ईमेल करते हैं तो 2-4 दिन के अंदर आ जाएगा। अगर मान के चलो एक कोई अकेले ईमेल करता है, मान के चलो मैं अकेले ईमेल करता हूँ तो वो नहीं देखेंगे। लेकिन मान के चलो 1000 स्टूडेंट ईमेल करेंगे, 1000 स्टूडेंट ईमेल करेंगे तो डेफिनेटली वो देखेंगे। ये सुन लो, समझ रहे हो? यस सर। तो आप सारे बच्चे जो जहां भी एडमिशन लेना चाहते हैं उनके यहाँ पे वेबसाइट में जाना है, ठीक है, यहाँ पे विजिट वेबसाइट। फॉर एग्जांपल आपको और भी कोई यूनिवर्सिटी में आप चाहते हो जाने के लिए तो आप क्या करोगे? उस यूनिवर्सिटी को आईआईटी खड़गपुर में जाना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसने ये बोल दिया है, इसने तो यहाँ पे क्लियर बोल दिया कि एनी 3 डोमेन सब्जेक्ट आप ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक और चीज ये भी बोला है, अगर आपको यूनिवर्सिटी है एडमिशन ना दे तो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसने अपने हाथ खड़े कर दिए। ये सुनो, हम कुछ नहीं कर सकते अगर तुमको नहीं एडमिशन मिला। तो एज ए कैंडिडेट हमको हमेशा सेफ साइड में रहना है, विथ सम प्रूफ चलेंगे। कल मान के चलो हमको केस करना है आईआईटी या एनसीईटी या एनटीए के ऊपर, मान के चलो हमको केस करना है जो कि नहीं सुनेगा, ठीक है, तो क्या हमारे पास रहना चाहिए? कुछ प्रूफ, है कि नहीं? कुछ प्रूफ रहना चाहिए। तो इसीलिए मतलब आपका एडमिशन आपको सिक्योर कराना है तो आपको कुछ मतलब आपके खिलाफ आपका फंडामेंटल राइट तो उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो उस केस में आप बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आईआईटी खड़गपुर का वेबसाइट है। यहाँ पे जेईई के बारे में है, जैम के बारे में है, माइक्रो और कुछ माइनर है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट है, ठीक है, पीएचडी है, इतना ही है यहाँ पे। तो तुम्हारा जो बीएससी बेट के बारे में तो अभी तक बताया नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? वही चीज है यहाँ पे, कोई कहीं पे भी देखो आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, जेपीएमएम ये सब है लेकिन आईटीईपी तो नहीं लिखा है यहाँ पे। तो द ओनली वे वी हैव इज टू मेल देम, ठीक है। मेल क्या होता है? एक ऑफिशियल फॉर्मेट होता है जिसको मतलब एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है, तो उस चीज को दिखा सकते हो कहीं पे कोई दिक्कत होगा तो दैट इज ऑफिशियल मेल, ऑफिशियल मेल, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका दिया हुआ है फोन नंबर। फोन तो करने से कोई मतलब प्रूफ नहीं है, फोन इज नॉट ए प्रूफ। फोन जो है तुम्हारा प्रूफ नहीं है। फोन ही नहीं लगता, ये सब में नहीं लगता है फोन जल्दी, या फिर क्या? लगता भी है तो किसी और तो को मिल जाता हाँ है। फोन नहीं है, ईमेल तो इज द बेस्ट वे, क्योंकि तो फोन अगर नहीं उठाएंगे लेकिन ईमेल तो उनके पास रिकॉर्ड रहेगा ना, है कि नहीं? मान के चलो तुमने कुछ ईमेल किया है, फोन नहीं उठाया तो किसी को पता नहीं तुमने कॉल किया था नहीं किया था क्या बोला। लेकिन ईमेल में तुमने जो किया है दैट इज ए फॉर्मल सिस्टम, ईमेल को फॉर्मल सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। सर हाँ
सर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे थे तब ये ऑप्शन आ रहा था कि पासिंग ईयर जो है 2021 लास्ट दिखा रहा था और मेरा पासिंग ईयर तो 2022 है। तो मेरा उन्होंने बोला साइबर कैफे वालों ने कि आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। 2022 कैसे नहीं होगा? मैं आज खुद सर वो 2021 10th का का भरा हूँ। दिखा रहा होगा सर। क्या? सर वो 10th का दिखा रहा होगा सर। हाँ हाँ, 10th या 12th के केस में आपने गलत भरा होगा। 10th ऊपर वाला था, नीचे 12th वाला था। सर ठीक है, कैसे भाई थोड़ा सा बता दीजिए, मतलब क्या गलती हुआ है? गलती ये हुआ है कि यहाँ पे देखो, एक मिनट, मतलब मैं इसीलिए मेरा वीडियो देख के गए थे या उसमें तो एक्चुअली मैंने कुछ कुछ चीज हाइड किया हुआ नहीं था। सर, आपकी वीडियो से पहले चली गई थी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। मैं भी वीडियो में मतलब उतना लाइक वो नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने हाँ वो बोला है दिख नहीं इस तरह रहा, से। मैंने हाँ, इस देखा था। तरह से। हाँ, मैं एक और डेमो एक्चुअली मैं लाइक कोई कैंडिडेट का फिल कर रहा था, उसमें लाइक डिटेल्स कुछ ये रहते हैं, तो उसको बिना बोले मैं कर रहा था उसका फॉर्म फिल। मतलब मैं खुद अपने बहन का कर रहा था, तो इसीलिए मतलब वो मेरी बहन गाली देती है, तुमने क्यों ऐसा कर दिया, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब कॉल कर, लास्ट ईयर क्या हुआ था, कहीं पे मैं कुछ अप्लाई कर रहा था उसका और मैंने दिखा दिया वीडियो में, तो मेरी बहन ने मुझे बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप में। ठीक है, आप जानते हो जो सर को ऐसे करके। ठीक है, तो इसीलिए मैंने हाइड कर दिया। तो कोई वॉलंटियर होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद एक डेमो फॉर्म फिलअप कर दूंगा। ठीक है, उसमें दिखा दूंगा क्लियरली। ओके सर। तो यहाँ पे गलती किया हुआ है, देख लो, तो आपको मैं दिखा देता हूँ क्या गलती है यहाँ पे। यहाँ से हाँ, एक मिनट। हाँ, ये सब डिटेल्स देखो, यहाँ पे दिया हुआ है, तुम्हारा पूरा प्रोसेस में दिया हुआ है। मैं इसको भी एक वीडियो बना सकता हूँ, अच्छा रहेगा। देखो, पहले तुमको क्लास 10th के और क्वालिफिकेशन डालने हैं, फिर क्लास 12th के डालने हैं। ठीक है, ये तुमने अगर उल्टा कर दिया तो उसके इसमें प्रॉब्लम होगा। इसमें गलती हुआ था क्या? सर इसमें गलती नहीं हुआ था, उन्होंने सिर्फ 10th का फॉर्म फिल किया था। उसके हाँ, बाद या तो उन्होंने मुझसे पासिंग ईयर 12th का पूछ लिया, 10th का नहीं पूछा, ऐसा कुछ हुआ या तो। अच्छा, हाँ, इसमें ही तुम्हारा लाइक कोई दिक्कत हुआ होगा। तुमको यहाँ पे सर रिजल्ट स्टेटस मतलब पहले इसमें रहता हो है। जाएगा ना, मतलब मेरा हो जाएगा ना फॉर्म फिल तो? हाँ हाँ, फॉर्म फिल हो जाएगा। मैं आज खुद भरा हूँ ना, 2021 का मैंने लाइक भरा है हाँ, किसी 2022 में मेरा खत्म हुआ 12th। हाँ, 2021 का हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 2022 का क्यों नहीं होगा? ठीक है, नो एज ओके ओके। लिमिट है, सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट। ओके, सो ये है तुम्हारा मेन चीज है। और मेन टॉपिक हम डिस्कशन क्या कर रहे थे, मैं भूल गया क्या डिस्कशन कर रहे थे हम लोग। यस, बताओ। सर डोमेन सब्जेक्ट। हाँ, डोमेन सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो तुम इस तरह से कॉन्टैक्ट अस में जाओगे और इनको कॉन्टैक्ट करोगे। ठीक है, जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो, जिस भी कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप सब लोग ईमेल जब करते हो तो डेफिनेटली वो जो है आपका ईमेल का रिप्लाई करेंगे। उसके बाद तुम लाइक डोमेन सब्जेक्ट का ये कर सकते हो मेरे हिसाब से, क्योंकि इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है तो कोई नहीं मना करना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म होने में क्या जाता है, तो सब लोग ईमेल करेंगे तभी वो जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे, या फिर अपने वेबसाइट में कुछ डाल देंगे। ठीक है, ओके। सर हाँ, सर किसी ने 12th आर्ट से पास किया है तो सर फिर वो बीएससी के लिए भी अप्लाई कर सकता है? नहीं 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 नहीं, आर्ट्स, अभी तो मैं बता रहा था ना आपको, आर्ट्स वाले साइंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन साइंस वाले आर्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक चीज मैं क्लियर करता हूँ, आरआई के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आप कोई भी डोमेन सब्जेक्ट 3 चुन लो, आरआई वाले आपको मना नहीं करेंगे। ये चीज मतलब एक मतलब ये है, इतना भरोसा है मुझे, क्योंकि आरआई का कॉमन रहता है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता था, तो ये आपको मना नहीं करेंगे आरआई वाले। ठीक है, इवन आप यहाँ पे आरआई भोपाल का वेबसाइट में जा सकते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन वो दे सकते हैं, मतलब देंगे आई थिंक। ठीक है, 30 तारीख को उन्होंने इनविटेशन ही दिया था, इनविटेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन या इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। अच्छा, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ये 77 पेज समथिंग का होगा। और ये तुम्हारा है, एक मिनट देख लेते हैं क्या है। हाँ, यही है तुम्हारा जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे इनके केस में मुझे थोड़ा जितना पता है कि ये कॉमन एंट्रेंस के थ्रू लेते तो इनका हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ है तो उतना मैटर नहीं करेगा। मैटर मेरे हिसाब से बड़े यूनिवर्सिटी जो नहीं जानते हैं सब चीज, जिनके लिए पूरा नया है, ठीक है, उनकी केस में ये शायद मैटर कर सकता है। लेकिन हम प्रूफ दिखा सकते हैं कि ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है कि आपको डोमेन सब्जेक्ट्स लेते टाइम ये सब देखना है, कहीं पे मेंशन नहीं है। यू कैन टेक एनी 3 डोमेन सब्जेक्ट लिखा है, आप कोई भी प्रूफ दिखा दो। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इज द बेस्ट
बेस्ट प्रूफ, बेस्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिसको हम एज ए प्रूफ के तौर पर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप देखते हो यहाँ पे NE3 डोमेन सब्जेक्ट लिखा है, ठीक है। तो यही चीज आप ये सब जानते हो ऑलरेडी, यहाँ पे NE3 लिखा हुआ है डोमेन सब्जेक्ट खोल के, ठीक है। तो फिर भी आपको मैं ऐसे मतलब रिकमेंड करूंगा कि आप अपना 12th क्लास के सब्जेक्ट लेना बेहतर है। आज वीडियो बनाते टाइम ये बोला, क्योंकि आपको जो पढ़ने में आसान है ना, मतलब जिसको आप कवर कर सकते हो उसको लेने में मतलब बेहतर होगा, क्योंकि टाइम कम है, 2 महीने के अंदर एग्जाम हो जाएगा। तो अगर कोई बिल्कुल नया टॉपिक लेते हो तो आपको पढ़ने में थोड़ा लाइक टाइम लग सकता है ना, इसीलिए जो 12th में है वो लेना ज्यादा बेहतर है। बाकी सर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में अगर कुछ चीज आपको मिलता है इस तरह से तो आप मुझे बताना। मुझे जितना देखने के लिए मिला वहाँ पे 3 डोमेन सब्जेक्ट NE3 लिखा है। यस बोलो। सर अगर हम लोग पीसीएम या पीसीबी कोई भी साइंस का डोमेन सब्जेक्ट लेते हैं तो हम लोग बीए बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं? मतलब हाँ वहाँ पे तो कुछ भी लिखा है ना, कोई भी डोमेन ले सकते हैं। हाँ साइंस तो देखो, बीए बीएड वाले कॉलेज में एडमिशन मिलेगा फिर बाद में? हाँ बिल्कुल मिलेगा। ये तो इन्होंने पूरा फॉर्म भरते टाइम ही बता दिया पूरा सामने सामने, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने रजिस्टर करते टाइम, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते टाइम पहले आपको चेतावनी दे दिया है, नोट, ठीक है, नोट बोल दिया कि आप अगर मतलब एडमिशन अप्लाई नहीं भी करते हो किसी भी मतलब तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। कैंडिडेट मे पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस ऑफ एनी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन although even though you have not applied for that university, आप वहां पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड एनी यूनिवर्सिटी कैन ऑल्सो अलाउ यू, may admit any candidate who has appeared for NCT irrespective of the fact that the candidate has chosen the university or not। समझ गए आप लोग? हाँ ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, तो आप ले सकते हो, BA BEd में भी ले सकते हो, BSc BEd में ले सकते हो, आपकी मर्जी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है एज पर द सर फैक्ट जो हमारे सामने है। यस बोलो। सर मेल के रेस्पॉन्स आने में भी तो लेट हो जाएगा, फिर फॉर्म भी भरना है, उसके हिसाब से पढ़ाई भी करनी है, हाँ मतलब कि देखो ये सब। 19 जुलाई तक तुम्हारा टाइम है, ठीक है। तुम आज या कल मेल कर दो। देखो अगर तुम्हारा लाइक कोई भी 3 सब्जेक्ट लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वहां पे तो साफ साफ यहाँ पे ये चीज बोल रहे हैं, ठीक है, कि आप जो है NE3 डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हो। तो इसीलिए आप पढ़ाई तो स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन इट्स अप टू यू कि आप जो है एक बार अगर देखो मैं हमेशा, कोई भी इंसान हमेशा सेफ साइड में रहना चाहेगा, ठीक है। जैसे आपको एज ए कैंडिडेट सेफ साइड में रहना है, मुझे एज ए टीचर सेफ साइड में रहना है, ठीक है। मैं आपको जो भी बोलूंगा फैक्ट के आधार पे बोलूंगा। कोई अगर ऐसा चीज मान के चलो मैंने अपने मन से बता दिया है एंड वो चीज गलत हो जाता है इन फ्यूचर, तो मुझे दिक्कत है, तो मुझे प्रूफ दिखाना है, मैं इसलिए आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। मैं कभी भी किसी कैंडिडेट की मतलब हित के अगेंस्ट में नहीं बोलूंगा, ठीक है। हमेशा आई विल बी ए वेल विशर फॉर यू। तो मुझे हमेशा मतलब सोच समझ के बात करना पड़ता है, तो मैं प्रूफ देखता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा है। हाँ बच्चे तो बोलते हैं कि सर हमने DU में एडमिशन लेने के लिए गए थे, लेकिन DU बोल रहे कि आपका जो 12th था उसको ही आपको लेना था, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी अपना मनमानी करे तो क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। तो उस चीज के लिए मैं आपको ये बोलूंगा आप अपने तरफ से जो है ईमेल कर सकते हो। बाकी मुझे अगर बोलोगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, यहाँ पे ए कैंडिडेट में चूज NE3 डोमेन सब्जेक्ट एट डिजायर्ड बाय एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। 3 कोई भी ले सकते हो जो इंस्टीट्यूट के द्वारा डिजायरेबल है, ठीक है। और जब आप यूनिवर्सिटी के लिस्ट में जाते हो यहाँ पे साफ साफ लिखा होता है, कोई भी यूनिवर्सिटी का देखते हो तो वहाँ पे साफ साफ लिखा होता है कि आप जो है मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको जाना है, फॉर एग्जाम्पल हरिशंकर गौर विश्वविद्यालय, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जाना है। तो यहाँ पे भी जाते हो तो क्या लिखा है NE3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, NE3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, NE3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ठीक है। पास्ट क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सिक्योरिंग 50% मार्क इन एग्रीगेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ काउंसिल। तो यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि आपको साइंस के लिए NE3 डोमेन सब्जेक्ट फ्रॉम साइंस, ऐसा तो नहीं लिखा है। NE3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट फ्रॉम साइंस स्ट्रीम लिखा होता तो साइंस लेते। NE3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट फ्रॉम आर्ट स्ट्रीम लिखा होता तो लेते। NE3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम लिखा होता तो लेते। अब ऐसा कुछ लिखा नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अब देखो दूसरा चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर ऐसा होता मान के चलो, मैं अपने तरफ से एक जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ जिसको आप समझने की कोशिश करना। ऐसा होता मान के चलो कि एक कैंडिडेट सिर्फ जो आप जो बोल रहे हो फॉर एग्जांपल दिक्कत होगा इन फ्यूचर, आपको जो डाउट है उसको क्लियर करने के लिए मैं एक चीज आपको बताता हूँ। अगर इन केस ऐसा होता कि जिस कैंडिडेट ने BSc BEd अप्लाई किया है उसको PCM लेना है,
ठीक है। एंड जिस कैंडिडेट ने बीए बीएड अप्लाई कर किया है उसको अपने आर्ट्स के सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स में से 3 लेना है, तो उस केस में क्या वो बीएससी बीएड का कैंडिडेट बीए बीएड के लिए अप्लाई कर सकता है? ये सुन लो, नो सर। नहीं नो कर सकते। सर। अब क्लियर हो गए ना आप लोग? क्योंकि आप बीएससी बीएड वाले बीए बीएड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं ना एज पर द रूल, तो वो तो ऑटोमेटिकली कंट्राडिक्टरी हो जाएगा। ये सुन लो, तो इसीलिए सीयूईटी एग्जाम अलग था, एनसीटी एग्जाम अलग है। सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एग्जाम था, दिस इज नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। जैसे RIE होता था, रीजनल मतलब होता है, नॉट होता था, आगे भी होगा, ठीक है। अभी तक भुवनेश्वर एंड मैसूर ने फॉर्म नहीं भरा है मेरे हिसाब से। अगर भर दे मतलब भर देंगे या भरे होंगे तो पता चल जाएगा, वो मैं लाइक मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर नेक्स्ट ईयर इस तरह से चेंज होगा तो मैं अपने हिसाब से स्ट्रक्चर चेंज करेंगे पूरा। लेकिन RIC एग्जाम तो नेक्स्ट ईयर भी होगा, क्योंकि 2 ईयर बीएड 2 ईयर एमएड को तो मतलब निकाल तो नहीं देंगे 2030 तक। ये सुन लो, क्लियर है? तो जैसे RIECEE कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, एग्जाम की जगह पे यहाँ पे एक चीज चेंज हुआ है, टेस्ट, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। क्योंकि ये नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, इसीलिए यहाँ पे जो मतलब क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग द स्टूडेंट्स विल बी कॉमन, एंड दैट्स व्हाई इफ यू आर टेकिंग एनी सब्जेक्ट, एनी 3 डोमेन सब्जेक्ट, दे मस्ट टेक यू, ठीक है। दिस इज माय जस्टिफिकेशन, बट कोई अगर यूनिवर्सिटी अपना मनमानी करे तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई जैसे एनटी खुद बोल रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं उस केस में मैं आपको बता रहा हूँ विथ लॉजिक एंड प्रूफ। मैंने आपको बता दिया, कोई कैंडिडेट सिर्फ बीएससी बीएड में भरा है, उनको सिर्फ अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेने से वो बीएससी बीएड के लिए एलिजिबल है, तब तो वो ऑटोमेटिकली बीए बीएड के लिए एलिजिबल नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये सुन लो। यस सर। हाँ, तो उसके हिसाब से कोई आर्ट्स वाला है तो सिर्फ बीए बीएड के लिए एलिजिबल हो जाएगा, एंड कोई साइंस वाला तो सिर्फ बीएससी बीएड के लिए एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, साइंस वाले भी तो आर्ट्स में भर सकते हैं। तो ये वाला लॉजिक को देखते हुए, ठीक है, ये वाला लॉजिक को हम ध्यान में रखेंगे तो हमको ये चीज पता चलता है कि ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है, एंड इस कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में आप कोई भी डोमेन सब्जेक्ट लेते हो तो आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया कॉमन ही रहेगा, जो मैं अपने लॉजिक के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है आपको? ये सुन लो, क्लियर?